कल्पना कीजिए एक ऐसे मास्टर बिल्डर की, या कहूँ एक ऐसी मास्टर चाबी की, जो आपकी सुबह की चाय की मिठास से लेकर आपके जूतों का रबर, आपके कपड़े, दवाइयाँ और यहाँ तक कि जो हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, वो सब कुछ डिजाइन कर रहा है। ये सच में बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। और आज की इस गहरी चर्चा में हम रसायन विज्ञान के एक ऐसे ही चमत्कार का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि ये तत्व सब कुछ बनाता है, बल्कि हैरानी उसके आंकड़ों को देखकर होती है। मतलब अगर हम पृथ्वी की सतह यानी क्रस्ट को देखें, तो खनिजों के रूप में ये तत्व सिर्फ 0.02% मौजूद है। हाँ, और हमारे वायुमंडल में गैस के रूप में इसकी मात्रा तो बस 0.03% ही है। वही तो, मतलब इतना कम। ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं वो संख्या और मात्रा के हिसाब से ब्रह्मांड में कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन प्रभाव के हिसाब से ये लाइफ का बेस है, जीवन का आधार है। सही बात है। अक्सर हमारी आदत होती है कि हम चीज़ों को अलग अलग खांचों में देखते हैं। जैसे एक लोहे की कील अलग है, सूती कपड़ा अलग है, या प्लास्टिक का खिलौना अलग है। हाँ, हम उन्हें कनेक्ट नहीं करते जल्दी। बिल्कुल। लेकिन जब आप इस कार्बन केमिस्ट्री की गहराइयों में जाते हैं ना, तो आपको एहसास होता है कि इन सब अलग अलग दिखने वाली चीज़ों के पीछे दरअसल एक ही आर्किटेक्ट काम कर रहा है। क्या बात है। और यही मेरा सबसे पहला सवाल है। मतलब इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद प्रकृति में इस एक अकेले तत्व का इतना दबदबा कैसे है? भोजन से लेकर ईंधन तक सब कुछ इस पर निर्भर है। तो अगर ये हर जगह है, तो ये बाकी तत्वों के साथ जुड़ता कैसे है? मतलब इसके बॉन्ड बनाने के तरीके में कुछ तो खास बात होगी ना? इस रहस्य को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले कार्बन के परमाणु के अंदर झांकना पड़ेगा। अच्छा, 6 है। देखिए, कार्बन की एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 6 होती है। अच्छा, 6 है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके नाभिक में यानी न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और उस नाभिक के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ओके, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था देखें, तो जो पहली अंदर वाली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 और 4। और केमिस्ट्री का एक बेसिक नियम यह है कि हर तत्व चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। हाँ, स्टेबिलिटी सबको चाहिए। बिल्कुल। और वो ये स्टेबिलिटी तभी पा सकता है जब उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, जिसे हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब कार्बन के पास बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हैं और उसे स्टेबल होने के लिए 4 और चाहिए। ये तो फंस गया बेचारा। हाँ, वो एक बड़ी दुविधा में है। मतलब या तो वो कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन चुरा ले, या फिर अपने वाले 4 किसी को दे दे और अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आराम से रहें। लॉजिक के हिसाब से तो ये दोनों ही रास्ते ठीक लगते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से कार्बन के लिए ये दोनों काम लगभग असंभव है। असंभव क्यों? इसे ऐसे सोचिए, अगर कार्बन कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और C4- एनायन बनाता है, तो उसके नाभिक में तो अभी भी सिर्फ 6 प्रोटॉन ही है ना। हाँ, प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। तो उन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स के भारी बोझ को संभालना, उनको अपनी तरफ खींच कर रखना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। परमाणु बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। ओह, समझ गया। मतलब एक छोटे से चुंबक से आप बहुत सारा लोहा नहीं चिपका सकते, वो गिर जाएगा। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। ठीक है, तो फिर दूसरा रास्ता देखते हैं। कार्बन अपने बाहरी 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे क्यों नहीं देता? छुटकारा पा ले उनसे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा। हाँ, अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ कैटायन बनाना चाहे, तो एक एक करके उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक के आकर्षण से तोड़कर बाहर निकालने के लिए ना इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी जो आम केमिकल रिएक्शंस में मिल पाना नामुमकिन है। ओहो, मतलब ना तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ले सकता है और ना ही दे सकता है। बिल्कुल। इसे अगर मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं, तो कल्पना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरह देना या लेना एक बहुत भारी सूटकेस उठाने जैसा है, जो कार्बन अकेले नहीं उठा सकता। सही कहा। इसलिए कार्बन एक बहुत ही स्मार्ट और डिप्लोमेटिक तरीका निकालता है। वो अपने दोस्तों के साथ यानी दूसरे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन्स की पूलिंग या शेयरिंग करता है। जैसे तेज बारिश हो रही हो और 2 दोस्त एक ही छाता शेयर करें।
छाता ना तो पूरी तरह से एक का होता है न दूसरे का, लेकिन दोनों भीगने से बच जाते हैं, है ना? ये शेयरिंग का प्रिंसिपल ही दरअसल कार्बन केमिस्ट्री की फाउंडेशन है, और हम साइंस की भाषा में इलेक्ट्रॉन्स की इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है ना, उसे कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा। हाँ, तो कार्बन अपने बाहरी 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है ताकि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए और काम चल जाए। तो क्या सिर्फ कार्बन ही ये छाते वाली शेयरिंग करता है, या नेचर में और भी तत्व हैं जो ये ट्रिक यूज करते हैं? नहीं, नेचर में ये शेयरिंग बहुत आम बात है। जैसे सबसे सिंपल तत्व हाइड्रोजन को ही ले लीजिए। हाँ, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल। तो जब 2 हाइड्रोजन एटम्स पास आते हैं, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और H2 का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। उनके बीच एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, और ऑक्सीजन के केस में? ऑक्सीजन के एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और O2 बनाते हैं, यानी वहां डबल बॉन्ड बनता है। और नाइट्रोजन तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके ट्रिपल बॉन्ड तक बना लेता है। वेट, अगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी ये शेयरिंग कर रहे हैं, तो फिर ये सारा क्रेडिट सिर्फ कार्बन को क्यों दिया जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब कार्बन में ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो उसे लाखों कंपाउंड्स बनाने की ताकत देती है, जबकि बाकी तत्वों तो बस गिने चुने मॉलिक्यूल ही बना पाते हैं? इसका कारण ये है कि कार्बन के पास दरअसल एक नहीं 2 सुपर पावर्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। 2 सुपर पावर्स? या और क्या है वो? पहली पावर को हम कहते हैं कैटिनेशन, या हिंदी में श्रृंखलन। कैटनेशन, ओके। कार्बन के एटम्स में आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने की एक बहुत ही यूनिक ताकत होती है। ये सिर्फ 2 या 3 नहीं, बल्कि दर्जनों, सैकड़ों कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं। सैकड़ों एटम्स की चेन? हाँ, और ये चेन्स बिल्कुल सीधी हो सकती है, पेड़ की टहनियों की तरह ब्रांच्ड हो सकती हैं, या फिर गोल छल्ले या रिंग्स भी बना सकती हैं। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ एक उलझन हो रही है। अगर कार्बन इतनी लंबी लंबी चेन्स बनाता है, तो क्या वो चेन्स वीक नहीं होती होंगी? वीक से आपका क्या मतलब है? मतलब जैसे मैं अगर ताश के पत्तों का एक लंबा महल बनाऊं, या फिर वो जो लेगो के टुकड़े आते हैं उनकी एक लंबी लाइन बना दूं, तो वो बीच में से अपनी ही हलचल या वजन से टूट जाती है। तो कार्बन की ये इतनी लंबी चेन्स टूटकर बिखर क्यों नहीं जाती? आपका डाउट बिल्कुल वैलिड है, और इसका जवाब कार्बन के साइज में छिपा हुआ है। साइज में? हाँ, कार्बन का एटम साइज में बहुत छोटा होता है। तो जब 2 कार्बन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, तो उनके छोटे साइज की वजह से उनके नाभिक उन शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स के बहुत पास होते हैं। अच्छा, डिस्टेंस कम होती है? बिल्कुल। और नाभिक का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है। तो बाकी एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता? अगर आप सिलिकॉन को देखें, जो कार्बन के ही ग्रुप में आता है और बड़ा होता है, तो वो भी चेन्स बनाता है, लेकिन नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है और उसके कंपाउंड्स बहुत अनस्टेबल होते हैं। ओ, मतलब कार्बन की ये छोटी सी पकड़ ही उसके बॉन्ड्स को इतना स्ट्रांग और स्टेबल बनाती है। वाह यार, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एकदम सही। और मैंने कहा था ना कि इसकी 2 सुपर पावर्स हैं। हाँ, दूसरी कौन सी है? दूसरी पावर है उसकी टेट्रावेलेंसी, यानी चतुष संयोजकता। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। राइट। इसका मतलब है कि इसके पास एक साथ 4 दूसरे एटम्स का हाथ थामने की कैपेसिटी है। ये सिर्फ कार्बन एटम्स के साथ ही नहीं जुड़ता, बल्कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन जैसे तत्वों के साथ भी बहुत इजीली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना लेता है। क्या बात है! तो मतलब एक तरफ कैटिनेशन की वजह से ये एक लंबी बैकबोन बना लेता है। हाँ। और दूसरी तरफ टेट्रावेलेंसी की वजह से उस बैकबोन पर अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़कर अनगिनत डिजाइन्स तैयार कर लेता है। ये तो सच में एक इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज वाला मास्टर बिल्डर है। बिल्कुल। और इन्हीं डिजाइन्स और चेन्स के बेसिस पर ना हम केमिस्ट्री के इस बहुत बड़े हिस्से को हाइड्रोकार्बन्स के रूप में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, वेल, इसके तो नाम से ही साफ है, ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो। सही पकड़ा। अब केमिस्ट्री में इन हाइड्रोकार्बन्स को ना मोस्टली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी संतृप्त और अनसैचुरेटेड असंतृप्त। तो इनमें क्या फर्क है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। मीथेन या ईथेन इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। इस फैमिली को हम एल्केन कहते हैं। अच्छा, तो इनका नेचर कैसा होता है? ये एल्केन वाले कैसे बिहेव करते हैं?
ये बहुत ही शांत और स्टेबल होते हैं क्योंकि देखिए सारे बॉन्ड्स सिंगल हैं। कार्बन की सारी वैलेंसी आराम से सेटिस्फाई हो चुकी है, तो नॉर्मल कंडीशंस में ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। मतलब इन्हें किसी और से रिएक्ट करने की कोई जल्दी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इसके उलट जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो जरूर थोड़े अग्रेसिव या उग्र स्वभाव के होंगे। हाँ, अनसैचुरेटेड चेन में कार्बन एटम्स के बीच कहीं ना कहीं कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है। अच्छा। जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें हम एल्कीन कहते हैं, जैसे इथीन, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन कहते हैं, जैसे इथाइन। लेकिन एक बात बताइए, सिंगल बॉन्ड वाले शांत हैं, तो ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले इतने रिएक्टिव क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे का फंडा क्या है? इसे ना आप एक स्प्रिंग की तरह सोचिए। स्प्रिंग? हाँ, जब दो कार्बन एटम एक ही जगह पर 2 या 3 बॉन्ड बनाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच बहुत ज्यादा टेंशन पैदा हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने एक स्प्रिंग को जबरदस्ती दबा के रखा हो। ओह वाओ, मतलब वो हमेशा खुलने की ताक में रहता है। एग्जैक्टली। वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हर वक्त टूटना चाहता है। जैसे ही आसपास कोई दूसरा एलिमेंट आता है, वो एक्स्ट्रा बॉन्ड तुरंत टूटकर उस नए एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, यही टेंशन उन्हें सैचुरेटेड के कंपैरिजन में इतना रिएक्टिव बनाती है। ये स्प्रिंग वाला उदाहरण सच में बहुत सटीक था। शुक्रिया। अब केमिस्ट्री में एक और भारी भरकम शब्द सुनने को मिलता है, हेट्रोएटम, यानी विषम परमाणु। मतलब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी साईफाई मूवी के विलेन का नाम हो। ये दरअसल क्या करता है? नाम भले ही विलेन जैसा लगे, लेकिन केमिस्ट्री में ये बहुत ही क्रिएटिव रोल प्ले करता है। वो कैसे? देखिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम हट जाते हैं और उनकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है, जैसे हैलोजन आ गया, क्लोरीन या ब्रोमीन, या फिर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आ गया, तो उस नए आने वाले एलिमेंट को हम हेटेरोएटम कहते हैं। ओह, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन की दुनिया में बाहर से आया हुआ एक मेहमान है। हाँ, और ये मेहमान अकेले नहीं आता। अक्सर ये कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स में आता है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर एक OH ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम अल्कोहल कहते हैं। अच्छा, OH मतलब अल्कोहल। हाँ, या फिर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर COOH ग्रुप बनाते हैं, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इन्हीं ग्रुप्स को ही दरअसल फंक्शनल ग्रुप्स या हिंदी में प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। तो इन फंक्शनल ग्रुप्स की खासियत क्या होती है? इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब ये ग्रुप किसी भी कार्बन चेन के साथ जुड़ते हैं ना, तो वो उस पूरे कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक मतलब कार्बन चेन की अब कोई नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं। कार्बन की चेन चाहे कितनी भी छोटी हो या लंबी हो, कंपाउंड कैसा बिहेव करेगा, वो किससे रिएक्ट करेगा, ये सब सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है। क्या बात है। इसे सुनकर मुझे ना एक ट्रेन का ख्याल आ रहा है। कैसी ट्रेन? मान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन की जो लंबी चेन है वो एक मालगाड़ी के साधारण डिब्बों की तरह है। मीथेन में 1 डिब्बा है, इथेन में 2 हैं, प्रोपेन में 3। हाँ, ठीक है। ये डिब्बे सिर्फ ट्रेन की लंबाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, वो उस ट्रेन का इंजन है। पीछे चाहे 5 डिब्बे जुड़े हों या 50, ट्रेन उसी दिशा में जाएगी जहां इंजन उसको ले जाएगा, है ना? ये एनालॉजी सच में बहुत पावरफुल है। देखिए, कार्बन चेन की लंबाई यानी डिब्बों की गिनती कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत बदल सकती है। जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे भारी ट्रेन को खींचना मुश्किल होता है ना, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी वो ट्रेन जाएगी कहाँ, ये पूरी तरह से उस इंजन पर ही डिपेंड करेगा। अच्छा, और अगर मैं एक ही इंजन को अलग अलग लंबाई वाली ट्रेन्स में लगाता जाऊं तब क्या होगा? तब आपको एक होमोलोगस सीरीज मिलेगी, यानी समजातीय श्रेणी। ये कंपाउंड्स की एक पूरी फैमिली होती है। मतलब सब एक जैसे होंगे? हाँ, जैसे अगर आप OH यानी अल्कोहल वाले इंजन को एक कार्बन वाले डिब्बे से जोड़ें तो मेथेनॉल बनेगा, 2 वाले से जोड़ें तो एथेनॉल बनेगा, 3 वाले से प्रोपेनॉल। तो इन सबके केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम होंगे क्योंकि इंजन वही है? एकदम सेम। और एक मजेदार बात बताऊं, इस फैमिली के किसी भी 2 लगातार मेंबर्स के बीच ना हमेशा सिर्फ 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी CH2 का ही डिफरेंस होता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल और सॉर्टेड सिस्टम है। अब जब हमने इन ग्रुप्स का बेसिक थियरी समझ लिया है तो थोड़ा इसको रियल वर्ल्ड में देखते हैं। आपने अभी इथेनॉल का जिक्र किया था। हाँ, ये OH ग्रुप वाला जो कंपाउंड है,
ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत डीपली इन्वॉल्व है ना। बिल्कुल। इथेनॉल यानी CH3CH2OH ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और दुनिया भर में जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उन सब का ये मेन इंग्रेडिएंट है। लेकिन इसका यूज सिर्फ पीने की चीजों में तो नहीं होता होगा ना। नहीं, इथेनॉल एक बहुत ही जबरदस्त सॉल्वेंट है, यानी विलायक। इसका मतलब है कि बहुत सारे केमिकल्स पानी के कंपैरिजन में इथेनॉल में बहुत आराम से घुल जाते हैं। अच्छा, इसलिए दवाइयों में इसका यूज होता है। हाँ, खांसी के सिरप में, टिंक्चर आयोडीन में और ऐसी ढेरों लाइफ सेविंग दवाइयों में इसका बड़े स्केल पर यूज होता है। दवाइयों में यूज तो समझ में आता है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि जो प्योर एथेनॉल होता है, जिसे एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं, अगर उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी पी ली जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। ये इतना डेंजरस क्यों है? वो इसलिए क्योंकि एथेनॉल सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। देखिए, ड्रिंक्स में जो अल्कोहल होता है वो बहुत डाइल्यूटेड होता है। हाँ, पानी मिला होता है उसमें। लेकिन प्योर एथेनॉल हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर से पानी को सोख लेता है, उन्हें बुरी तरह से डिहाइड्रेट कर देता है। ओहो, सेल्स सूख जाते हैं। हाँ, और ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इतनी तेजी से स्लो कर देता है कि इंसान कोमा में जा सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है। साइंस हमें फायदे बताती है, पर साथ ही पावर की रिस्पेक्ट करना भी सिखाती है। ये बहुत जरूरी वार्निंग है हमारे श्रोताओं के लिए। वैसे जब डिहाइड्रेशन या पानी सोखने की बात निकली है, तो एथेनॉल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन भी तो है, जहां वो अपना ही पानी खो देता है। हाँ, वो बहुत ही शानदार रिएक्शन है। देखिए, जब इथेनॉल को लगभग 443 केल्विन के हाई टेम्परेचर पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ गर्म करते हैं ना, तो H2SO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। मतलब वो पानी खींच लेता है। बिल्कुल, वो इथेनॉल के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी यानी H2O के फॉर्म में खींचकर बाहर निकाल फेंकता है। तो अगर एथेनॉल में से पानी निकल गया तो पीछे क्या बचता है उसके पास? पीछे बचता है ईथीन। जो कार्बन के एटम्स पहले सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे ना, वो अब एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह एक सैचुरेटेड अल्कोहल एक अनसैचुरेटेड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वाह, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ने एक स्पंज की तरह पानी सोखा और उस स्टेबल सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड की टेंशन में बदल दिया। एग्जैक्टली। अब एक और कंपाउंड की बात करते हैं जो हर किसी के किचन में मिलता है, इथेनोइक एसिड, जिसे हम आम भाषा में एसिटिक एसिड या सिरका या विनेगर कहते हैं। हाँ, इथेनोइक एसिड दरअसल कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का ही एक मेंबर है। और जब हम इस इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ मिलाते हैं तो केमिस्ट्री के सबसे खूबसूरत रिएक्शंस में से एक होती है, जिसे एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। एस्टेरिफिकेशन, नाम बड़ा जादुई लगता है इसका। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली? जब आप एक अल्कोहल को, जैसे इथेनॉल को, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे इथेनोइक एसिड के साथ किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वो आपस में रिएक्ट करते हैं। इस प्रोसेस में एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और वो दोनों जुड़कर एक बिल्कुल नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसे एस्टर कहते हैं। रुकिए, ये हिस्सा मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है और हैरान भी करता है। एक तरफ हमारे पास इथेनोइक एसिड है, जिसकी स्मेल बहुत ही तीखी और नाक में चुभने वाली होती है, सिरके जैसी। हाँ। और दूसरी तरफ एथेनॉल है, जिसकी अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक स्मेल होती है। लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो जो नया एस्टर बनता है उसकी खुशबू बहुत ही मीठी, फ्रूटी और अच्छी होती है। ये कैसे हो सकता है कि दो तीखी चीजें मिलकर एकदम महकती हुई चीज बना दें? ये तो जादू लगता है। ये जादू नहीं है, ये दरअसल केमिकल बॉन्ड्स के रीअरेंज होने की ब्यूटी है। देखिए, जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं ना, तो मॉलिक्यूल का जो पूरा 3D स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। अच्छा, शेप चेंज हो जाती है। बिल्कुल। और जब स्ट्रक्चर बदलता है तो वो मॉलिक्यूल लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा या हमारे नाक के रिसेप्टर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा, ये प्रॉपर्टीज पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। और एस्टर की इस मीठी खुशबू की वजह से ही इसका सबसे ज्यादा यूज परफ्यूम बनाने में और आइसक्रीम या मिठाइयों में आर्टिफिशियल फ्लेवर डालने में होता है। ओह वाओ, मतलब मेरे परफ्यूम की बॉटल के अंदर दरअसल एक अल्कोहल और एक एसिड की लव स्टोरी चल रही है। खुशबू से लेकर स्वाद तक एस्टर हर जगह है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि एस्टर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एस्टर को तोड़कर हम एक ऐसी चीज बनाते हैं जिसे हम रोज नहाते हैं, मतलब साबुन। वो कैसे बनता है इससे? ये साइंस का एक बहुत ही परफेक्ट सर्कल है। जैसे हमने एस्टर बनाया था, हम उसे वापस तोड़ भी सकते हैं।
अगर हम एस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जैसे किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाएं तो एस्टर का मॉलिक्यूल टूट जाता है। टूटकर वापस वही अल्कोहल और एसिड बनता है। लगभग वो वापस अल्कोहल में बदलता है, लेकिन एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सोडियम सॉल्ट बनता है। इस तोड़ने के पूरे प्रोसेस को ही सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण मतलब साबुन बनाने का प्रोसेस। बिल्कुल। तो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ही साबुन है दरअसल? एकदम सही। टेक्निकल टर्म्स में साबुन और कुछ नहीं बल्कि बहुत लंबी कार्बन चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ही होते हैं। ओके, तो साबुन बन गया हमारे पास। लेकिन मेरे दिमाग में बचपन से एक सवाल है, ये साबुन कपड़ों से तेल और मैल निकालता कैसे? हम पानी से तो तेल नहीं धो सकते ना, क्योंकि तेल और पानी तो आपस में मिक्स ही नहीं होते। तो साबुन वहां आके ऐसा क्या जादू करता है? इसके पीछे ना साबुन के मॉलिक्यूल की एक बहुत ही यूनिक इंजीनियरिंग है। अच्छा। साबुन का मॉलिक्यूल एक बहुत लंबी चेन वाला होता है जिसके 2 सिरे यानी 2 एंड्स होते हैं, और इन दोनों एंड्स का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट कैसे? एक ही मॉलिक्यूल में 2 नेचर? हाँ, देखिए, मॉलिक्यूल का एक एंड जो लंबी हाइड्रोकार्बन चेन वाला होता है वो हाइड्रोफोबिया होता है। फोबिया यानी डर। तो इस एंड को पानी से नफरत है, ये पानी से दूर भागता है, लेकिन तेल, ग्रीस या मैल की तरफ अट्रैक्ट होता है। समझ गया। तेल से दोस्ती, पानी से दुश्मनी। और दूसरा एंड? दूसरा एंड आयोनिक होता है जहां सोडियम होता है। ये एंड हाइड्रोफिलिक होता है, इसको पानी से प्यार है और ये पानी की तरफ खिंचा चला जाता है। तो अब जब हम किसी गंदे या तेल वाले कपड़े को साबुन के पानी में डालते हैं तो एक्चुअली वहां माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चल क्या रहा होता है? जब आप कपड़े धोते हैं ना, तो साबुन के लाखों मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाते हैं। मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक एंड जो पानी से डरता है वो जाके कपड़े पर लगे तेल या मैल के अंदर घुस जाता है और उसे पकड़ लेता है। हाँ, क्योंकि उसे तेल से दोस्ती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो हाइड्रोफिलिक एंड है जो पानी से प्यार करता है, वो मैल से दूर बाहर पानी की तरफ निकला रहता है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर उस तेल की बूंद को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक गोल या कांटेदार बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा। इस जादुई गोल स्ट्रक्चर को ही केमिस्ट्री में माइसेल कहते हैं। माइसेल। अगर मैं इसे श्रोताओं के लिए थोड़ा इजीली विजुलाइज करूं तो ऐसा लगता है कि साबुन के मॉलिक्यूल्स एक तरह के छोटे टैडपोल की तरह हैं। हाँ, है ना? बहुत बढ़िया कंपैरिजन है ये। इन लाखों टैडपोल की जो पूंछ है, जो पानी से डरती है, वो जाकर तेल को कसकर पकड़ लेती है, और उनका जो गोल सर है जो पानी से प्यार करता है, वो बाहर की तरफ पानी से चिपका रहता है। एग्जैक्टली यही होता है। फिर जब आप कपड़े को पानी में खंगालते हैं या वो वॉशिंग मशीन घूमती है, तो पानी उन टैडपोल के सिरों को अपनी तरफ खींचता है, सर अपनी पूंछ को खींचता है, और क्योंकि पूंछ ने तेल को बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, तो वो तेल और मैल कपड़े के रेशों से उखड़कर बाहर आ जाते हैं। क्या बात है। और इसी माइसेल फॉर्मेशन की वजह से ना साबुन उस तेल को पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में लटका देता है, जिसे इमल्जन कहते हैं, और फिर वो गंदा पानी आराम से बह जाता है। सच में यार, सफाई की ये मैकेनिज्म फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। तो आज की इस डीप डाइव चर्चा में हमने एक बहुत ही लंबा और मजेदार सफर तय किया। बेशक। हमने शुरुआत में देखा कि कैसे कार्बन के परमाणु में बस 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 और चाहिए होते हैं जो उसे ब्रह्मांड का सबसे वर्सेटाइल तत्व बना देते हैं। वो शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी के जरिए बड़ी बड़ी चेन्स बनाता है, और फिर फंक्शनल ग्रुप्स के इंजन लगाकर पूरी नई प्रॉपर्टीज ले आता है। हाँ, और यही वो कंपाउंड्स हैं जो हमारी लाइफ के हर फेज को टच करते हैं, चाहे वो किसी परफ्यूम की महक हो, एथेनॉल जैसी दवाइयाँ हों, या हमारे कपड़े साफ करने वाले माइसेल्स हों। ये चर्चा वाकई हमें बताती है कि साइंस सिर्फ लैब्स या किताबों तक कन्फाइंड नहीं है, ये तो हमारी सांसों में, कपड़ों में और हमारी लाइफ का एक डीपली कनेक्टेड हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे पहले कि हम ये चर्चा खत्म करें, हम हमारे श्रोताओं को एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। वो क्या है? देखिए, आज हमने ये समझा कि कार्बन कितनी इजीली दूसरे तत्वों के साथ जुड़कर लाखों यूजफुल कंपाउंड्स बनाता है। ये नेचर का मास्टर बिल्डर है।
लेकिन आज यही कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के रूप में हमारे वायुमंडल में बढ़ रहा है, तो ये क्लाइमेट और हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ये सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी जनरेशन के लिए। तो मेरा सवाल ये है, सोचे कि क्या फ्यूचर में हमारे साइंटिस्ट कार्बन की इसी बॉन्ड बनाने की ताकत को, इसी कैटनेशन की प्रॉपर्टी को रिवर्स इंजीनियर कर पाएंगे? क्या हम ऐसी मशीन्स या ऐसी टेक बना सकते हैं जो हवा से इस एक्स्ट्रा CO2 को खींचे, उसे तोड़े और कार्बन को फोर्स करे कि वो वापस किसी सॉलिड और यूजफुल मटेरियल में बदल जाए? क्या हम उससे वापस कोई ईंट, कोई फाइबर या कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जो सदियों तक सेफ रहे? मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। दरअसल मॉडर्न केमिस्ट्री और क्लाइमेट साइंस इस वक्त इस पर बहुत तेजी से रिसर्च कर रहे हैं, जिसे हम कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यानी CCU कहते हैं। वो एग्जैक्टली इसी फंडामेंटल थ्योरी पर काम कर रहा है। तो सोचिए जरूर कि कार्बन का जो ये नेचर आज हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रहा है, क्या वही प्रॉपर्टीज कल हमारी इस दुनिया को बचा सकती हैं? क्या वो मास्टर चाबी जो इतने सारे ताले खोलती है, वो ग्लोबल वार्मिंग का ताला भी खोल पाएगी? इस डीप चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास के विज्ञान को थोड़ा अलग नजरिए से देखिए, सवाल पूछते रहिए और ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए।